हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री बाय सिमरन मतलानी। मेरा नाम है सिमरन। ये है एसएससी बोर्ड क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। स्टूडेंट्स, 9 चैप्टर्स थे और हम 9th चैप्टर पे आके पहुंच गए हैं। पिछले 8 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूट्यूब पे मेरे ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड मैंने आपके लिए दिया है। दोनों को जाके ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये सब आपको पता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर को शुरू करते हैं। अब मेरी कोशिश होगी कि इस चैप्टर का मैं कोशिश करके 3 पार्ट्स में करूं, पर हो सकता है 4 पार्ट्स बने। मेरी कोशिश रहेगी आज 9.1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, उनका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन, ये मैं आपका अच्छे से क्लियर करूं, क्योंकि आपके जो नोट्स दिए गए हैं ना, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में आपको नहीं बताया गया है कि डायरेक्ट शुरू कर दिया है। कुछ इंट्रोडक्शन होना चाहिए था, वो मुझे लगता है कि वो मिसिंग है, इसीलिए मैंने आपको अपने नोट्स में से समझाने की कोशिश करने वाली हूँ। तो कोशिश रहेगी कि ये कर दूं, और 9.2 छोटा सा पार्ट है, सम फेमस म्यूजियम्स, तो वो भी करेंगे अगर टाइम बचा तो, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर 4 वीडियोस में आपका ये पूरा चैप्टर जो है ना, 4 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। नाम है चैप्टर का हेरिटेज मैनेजमेंट। हेरिटेज ये वर्ड आपके सिलेबस में पहले कितनी बार आ चुका है कि अगर आपने अपना सिलेबस, अपना टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ा है, आपने ये लेक्चर्स अच्छे से सुने हैं, तो आपको पता होगा कि ये हेरिटेज, धरोहर और धरोहर की मैनेजमेंट, उनकी मेंटेनेंस, उनकी साफ सफाई रखना, उन्हें प्रिजर्व करना, संजो के रखना, इन चीजों के बारे में मैं आपको कई 100 बार बता चुकी हूँ। और यही पूरा जो चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर इसी एक बात को डेडिकेटेड है। वैसे आपने जो पढ़ा है वो आपके चैप्टर के एंड में थोड़ा बहुत डिटेल्स दिए गए थे। आई थिंक चैप्टर 3 में एक बार हेरिटेज की बात की गई थी, उसके बाद बहुत थोड़ा बहुत कहीं पे आपको मिलता है डिटेल्स। टूरिज्म के चैप्टर में था आई थिंक हेरिटेज। तो ये जो चैप्टर है ना, पर्टिकुलरली बात करता है हिस्टोरिकल सोर्सेस, उनकी डॉक्यूमेंट्स हो, आर्कियोलॉजिकल हो या ओरल सोर्सेस हो या रिटन सोर्सेस हो, उनकी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की बात करता है कि सो चैप्टर शुरू करते हैं। द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल द हिस्ट्री बुक्स दैट आर अवेलेबल टुडे आर द रिजल्ट ऑफ डेलिजेंट वर्क ऑफ सेवरल हिस्टोरियंस। Institutes like libraries, museums, archives conserve and preserve this precious historical heritage. They choose important specimens from the heritage and collection and exhibit them. They also publish research journals, informative pamphlet, leaflet, posters, etc. ये पूरा पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करने से पहले एक मुझे बात लगती है जो मुझे आपको बतानी है। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या होता है? आपको किसी एक ऐतिहासिक घटना के बारे में समझना है। मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लेते हैं आपको ब्रिटिश, एक मिनट इस पेन, आपको ब्रिटिश एरा के ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी वो समझनी है। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज कैसी थी, उनकी इन जनरल कानून कैसे हुआ करते थे, उनके इन जनरल पॉलिसी कैसी होती थी, लॉ कैसा होता था, ये सब आपको समझना है। अब आपको ये समझना है तब का, कौन से पीरियड का, 1858, जब इंडिया में ब्रिटिश राज, क्राउन का राज शुरू हुआ। अंग्रेज इससे भी पहले आए थे, पर क्राउन का जो राज था, मोनार्की थी जो ब्रिटिश मोनार्की, वो 1858 से शुरू हुई थी इंडिया में। और कब तक चली? 1947 तक चली थी, ऑलमोस्ट 100 साल चली। इससे पहले भी ऑलमोस्ट 100 साल, 1757 से इन्होंने शुरू किया था अपना एक्सपांशन, तो ऑलमोस्ट 200 साल। अगर आपको जानना है 1858 से लेके इंडिया के आजाद होने के बीच ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसीज होती थी, तो आप वो कैसे समझोगे? ना आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, ना आप उस पीरियड में पैदा हुए थे, आपका बर्थ नहीं हुआ था, आप पीछे जा नहीं सकते, तो आप कैसे समझोगे? आप समझोगे सोर्सेस की मदद से। अब ये सोर्सेस होते हैं ना, इसमें क्या क्या होता है कि 3 तरह के, देखो, सोर्स होते हैं। 3 तरह के सोर्स होते हैं कि देखो, सोर्स का मतलब यही है, जैसे पानी का हम कहते हैं ना, एक सोर्स है, एक स्रोत है कि या तो समंदर को पानी मिलता है नदी से, हमको पानी मिलता है बारिश से, तो वो हमारे वाटर का सोर्स होता है, पानी का सोर्स होता है कि वैसे ही इतिहास भी लिखने के लिए हमें सोर्स की जरूरत होती है, एक जेन्युइन सोर्स की। अब उसमें क्या हो सकता है? उसमें आर्कियोलॉजिकल चीजें भी हो सकती हैं,
उसमें मटेरियल होता है। मटेरियल मतलब चीजें, जिसमें होता है पॉट, पॉटरी का सामान मिलता है, टॉयस मिलते हैं, उसमें आपको कॉइन्स मिलते हैं कि सिक्के मिल गए, उसमें आपको कपड़े मिल गए, ये सब आपके क्या हो गए, उसमें आपको ज्वेलरी मिल गई, मूर्तियां मिल गई, स्टैचू हो गया, ये सब आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया। उसके बाद दूसरा वेरिएशन होता है रिटन, लिखे हुए सोर्सेस। जैसे अगर आपको ब्रिटिशर्स की पॉलिसी जानी है तो आप गवर्नमेंट पेपर्स और गैजेटेड, उसके बाद कुछ ऑफिसर्स की आपको पर्सनल डायरी मिल सकती है, तो ये सब आपके रिटन सोर्स हो गए। न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर से पता चलता है लोगों का क्या ओपिनियन था पॉलिसीज पे। फिर उसके बाद तीसरा होता है ओरल, ओरल हिस्ट्री या वर्बल हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, वर्बल हिस्ट्री। उसमें हम क्या कहते हैं, स्टोरीज, कहानियां जो लोग सुनाते हैं। जैसे झांसी की रानी की कहानियां सुनाई जाती हैं कि झांसी की रानी ने, रानी लक्ष्मीबाई ने 1858 के वार में कैसा ब्रेवरी दिखाई थी, शौर्य दिखाया था, वो हमारी कहानियों में आता है। हमारा म्यूजिक हो गया। अब जैसे अगर आप म्यूजिक का ट्रेंड देखो, जो इंडिया में बॉलीवुड में 70s में म्यूजिक बनता था, और जो रैप सॉन्ग्स, पॉप कल्चर, रॉक म्यूजिक आज बनता है, तो हमें समझ में आता है कि 70s में लोगों का म्यूजिक टेस्ट कैसा था, पसंद कैसी थी। आज का म्यूजिक देख के अगर 50 साल बाद कोई देखेगा कि यार 2025 में ऐसा म्यूजिक चलता था, 2025 में टेलर स्विफ्ट वाज द बिगेस्ट हिट, सेलिना गोमेज वाज द बिगेस्ट हिट, तो आपको समझ में आएगा। तो 50 साल बाद लोगों को समझ में आएगा कि म्यूजिक का सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट था, म्यूजिक कैसे इम्पैक्ट करता था। वो वर्बल हमारी हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा कि स्टोरीज हो गई, म्यूजिक्स हो गई, लेजेंड हो गए, कहानियां हो गई अगेन, तो ये वो ओरल हिस्ट्री हो गई। यही मैंने आपको समझाने की आगे भी कोशिश की है। तो देखो, सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑथेंटिक सोर्स मिलना। और अगर आपको एक ऑथेंटिक सोर्स मिल जाए, ऑथेंटिक मतलब कैसे, नकली भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक, आई थिंक आर्ट के चैप्टर में, आर्ट एंड हिस्ट्री के चैप्टर में, कि नकली सोर्सेस बनते हैं। आई थिंक यहाँ पर मैंने उसके नोट्स दिए। अच्छा, ये हो गया हमारा, कह सकते हो आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कुछ बनाया गया है, तो उसी से हम समझते हैं। ये सब मैं आपको चीजें दिखा चुकी हूँ। अच्छा, ये हम कहेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट जो है, इसमें लिखा हुआ है, तो ये हमारा रिटन सोर्स हो गया हिस्ट्री के लिए। फिर अगर, हाँ, ये भी अगेन रिटन सोर्स है। मेमोरियल स्टोन जो होता है वो भी रिटन सोर्स होता है। यहाँ पे हमें हड़प्पा से जो सील मिलती है, जो कॉइन्स मिलते हैं, जो मूर्तियां मिलती हैं, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया हमारा। फिर ये सब मूर्तियां अगेन आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया। ये सब मैंने आपको बताया था। इसके आगे देखते हैं कुछ आपके लिए शायद इस चैप्टर का। अच्छा, ये देखो, मैंने आपको ऑथेंटिक की जो बात की, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा एक असली है एक नकली है। ऑथेंटिक सोर्स मिलना चाहिए, कि नकली सोर्स है अगर, तो आप उससे ऑथेंटिक हिस्ट्री नहीं लिख सकते। नकली चीजों से नकली हिस्ट्री ही बनेगी, असली सोर्स से ही आप असली हिस्ट्री लिख सकते हो। तो ऑथेंटिक होना चाहिए। उसके बाद उसको प्रिजर्व और कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। आपका जो पूरा ये चैप्टर है ना, इसी बात पे फोकस करता है, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन पे। क्यों? क्योंकि हमको हिस्ट्री को समझना है, इतिहास समझना है। आपके जो ये टेक्स्ट बुक है, हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक है ना, ये एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। मैं जो आपको समझा रही हूँ ना, वो हिस्ट्री के प्राइमरी सोर्सेज के बारे में समझा रही हूँ। मतलब आपने एक प्राइमरी सोर्स उठाया, मान लो आपने प्राइमरी सोर्स के लिए, बाबर की हिस्ट्री समझने के लिए बाबर नामा पढ़ा। अब बाबरनामा को समझने के बाद, उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि बाबर के राज में क्या हुआ। वो पहले मुगल बादशाह थे, 1526 से लेके 1530 तक उनका राज चला। उसके बाद उन्होंने किसको अपना सक्सेसर चूज किया, उसके पहले वो फरगाना समरकंद में क्या करते थे, ये सब आपको समझ में आ गया। फिर जब आप उन चीजों को समझने के बाद आप उसका एक आर्टिकल पब्लिश करते हो, या आप उससे एक टेक्स्ट बुक लिखते हो, तो वो हो जाता है हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे आपका टेक्स्ट बुक होता है कि जिसमें आपको चीजें पढ़ते हो ना, वो आपका सेकेंडरी है, वो उस टाइम पे नहीं बना। प्राइमरी सोर्स जो होता है ना, वो पीरियड अंडर स्टडी के टाइम पे बना होता है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको 1958 से 1947 के टाइम की अगर कोई भी पर्टिकुलर बात जाननी है, तो आपको एक प्राइमरी सोर्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब ऐसा कोई बुक, डायरी, न्यूज़पेपर, मटेरियल, पेपर वर्क, कुछ भी ऐसा जो इसी टाइम पीरियड में 58 से लेके 1947 के बीच क्रिएट हुआ था या बना था। अब इसका मैं एक और सिंपलर एग्जांपल देती हूँ।
मान लो हम आज चल रहे हैं 2025 में, और आज से 100 साल बाद 2125 में कोई आकर के जानना चाहता है कि 100 साल पहले दुनिया कैसी हुआ करती थी। अब समझ लो आपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव किया, आप कोई बहुत बड़े एक्टर बन गए, कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन गए, आपका देश में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया, तो आप एक बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं। जैसे हम गांधी को याद करते हैं, नेल्सन मंडेला को याद करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स माइकल जैक्सन वगैरह पॉप स्टार्स को याद करते हैं, तो हम उनके बारे में भी जानना चाहते हैं, वो भी हमारी हिस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं। अब उनके बारे में जानने की, अब समझ लो आपने ही कर लिया, आप कोई बहुत बड़े पर्सन हो, आपसे कुछ बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, बहुत बड़ा रिफॉर्म आया। तो अगर 100 साल बाद किसी को आपके बारे में जानना हो, तो वो किन चीजों में जाएगा? वो आपके लिए आपके पर्सनल रिकॉर्ड्स या वो चीजें जो आपने आपके टाइम पे क्रिएट हुई, मतलब समझो आपने जो भी किया वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, टीवी पे आया, सोशल मीडिया पे आया, तो इंसान वो चेक करेगा। फिर अगर आप कोई डायरी मेंटेन करते हो, तो वो आपकी पर्सनल डायरी देखेगा आपको समझने के लिए, आपके पर्सनल सोशल मीडिया के अकाउंट चेक करेगा, ये सब देखेगा। आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स देखेगा कि आप क्या खरीदते थे, क्या प्रॉपर्टी खरीदी, क्या बेची, क्या खरीदते थे, क्या बेचा था, आपका पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड ढूंढेगा। तो आज से 100 साल बाद भी हम जो है ना, आज के लोग, हम इतिहास होंगे। बहुत सारे लोग, आप और मैं, हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके बारे में शायद 100 साल बाद लोग जानना चाहेंगे, 100 साल बाद हम उनके लिए इतिहास होंगे। और जो भी आज हम देखते हैं हमारे सोशल मीडिया पे जाता है, हम पब्लिश करते हैं कि भाई हम यहाँ घूम के आए, हम अपनी डायरी में लिखते हैं कि बाद भाई आज हमारे साथ ऐसा हुआ, वो आज हम एक प्राइमरी सोर्स क्रिएट करते हैं। वैसे ही पास्ट में भी लोगों ने प्राइमरी सोर्स क्रिएट किए हैं। जैसे बाबर के नाम, बाबर नामा मैंने कहा, बाबर ने अपनी पर्सनल डायरी लिखी वो एक तरीके से, तो वो हमारा प्राइमरी सोर्स है। उसको समझकर जब हिस्टोरियन एक टेक्स्ट बुक लिखता है, एक आर्टिकल लिखता है, तो वो सेकेंडरी सोर्स हो जाता है। मैंने सेम बात आई नो 2 बार दोहराई, बहुत टाइम जाता है इसमें, पर मेरा काम है कि आपको दिमाग में बातें फिट हो। अगर आप खास करके हिस्ट्री को सीरियसली लेना चाहते हो ना फ्यूचर में एज अ करियर, तो ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कि इसके आगे मैंने आपको सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री समझाने के लिए ना ये एक टेबल दी है, तो अगेन मैं कहूंगी कि आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि ये वाले नोट्स जो है ना आपको उसी पे मिलेंगे, ये मैं डालने वाली हूँ पीडीएफ। तो देखो क्या टाइप्स ऑफ सोर्सेस होते हैं। बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन टाइम मतलब वो जो पीरियड अंडर स्टडी, टाइम बीइंग स्टडीड, जो टाइम हम स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पे क्रिएट हुआ था, उसको हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। जैसे सिक्के पब्लिक, आज नोटबंदी हुई थी, तो पिछले नोट्स हो सकता है कहीं पे हो, ओल्ड नोट्स मिल जाएंगे आपको, 500 1000 के न्यू नोट्स मिलेंगे, उसके बीच में 2000 का नोट अभी बंद हुआ, तो ये भी हमारी करेंसी भी हमारा प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि अभी का है वो हमारा प्राइमरी है। हमारी इंस्क्रिप्शन, डायरी, लेटर, क्या मॉन्यूमेंट्स हुए, अभी हमारे अयोध्या टेम्पल बना, वो हमारा एक प्राइमरी सोर्स बन जाता है कहीं ना कहीं। डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, आप कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट बनाते हो, कोई भी सेल डीड, परचेज डीड वगैरह करते हो, वो आपके डॉक्यूमेंट बन जाता है। कि वो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है। जब उसको स्टडी किया जाता है, उससे इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, कि उसको स्टडी करने वाले लोग जब उसको पब्लिश करते हैं कि एज हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, एज आर्टिकल या डॉक्यूमेंट्री या बायोग्राफी के तौर पे, तो वो हमारा सेकेंडरी सोर्स बन जाता है। उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन नेचर भी तीन वेराइटीज होती हैं, तीन तरीके के सोर्सेस होते हैं मैंने बताया। आर्कियोलॉजिकल होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं, पॉटरी, टूल्स, बिल्डिंग वगैरह, कॉइन्स। फिर जो रिटर्न होते हैं, किताबें, इंस्क्रिप्शन, रॉयल ऑर्डर, शाही फरमान वगैरह, ये हमारा हो गया। उसके बाद ओरल हो गया, स्टोरी, सॉन्ग्स, ट्रेडिशंस, लेजेंड, स्पीच वगैरह। हमारी एक सबसे फेमस स्पीच चलती है, एक जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच है जो फेमस है, इंडिया जब आजाद हुआ था तब ऑल इंडिया रेडियो पे आई थी वो। फिर एक आई थिंक मार्टिन लूथर किंग की स्पीच है, कि वो बहुत फेमस है। कि तो ये सब क्या है, कि सोर्सेस हैं ऑफ हिस्ट्री। तो जब एक हिस्टोरियन ये सब पढ़ता है, उसको हिस्ट्री बुक्स में उतारता है, उसकी मेहनत होती है वो। और लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स और आर्काइव्स जो होते हैं ना, उनके हाथ में होता है ये जितने भी मैंने आपको बताए ना, ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस, और तो और ओरल सोर्सेस को भी नोट डाउन करके उसको प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का काम
हमारी जो लाइब्रेरीज, म्यूजियम और आर्काइव्स होते हैं वो करते हैं कि वो चूज करते हैं कि कौन सी चीज को हम स्टोर करके रखेंगे और कौन सी चीज को हम एग्जीबिशन पे लगाना चाहेंगे। म्यूजियम में आपको देखने मिलेगा सब कुछ एग्जीबिशन पे नहीं होता है, कुछ कुछ आर्काइव्स में स्टोर किया जाता है। एक सेकंड देना मुझे। तो यही यही आप पे लिखा गया है कि यहाँ पे कि उसके बाद हिस्टोरियंस, आर्टिकल्स, जर्नल्स। मैंने बहुत एक अच्छा एक आर्टिकल किया था एक टेम्पल पे, बहुत प्यारा था। वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। फिर जो एग्जीबिशन पे नहीं होते वो स्टोर होते हैं कि म्यूजियम्स में होते हैं या आर्काइव्स में होते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। अब आपको मान लो आपने जमीन खोदी, देखो जब भी हड़प्पा के समझ लो एक्सकवेशन हुआ होगा, खोद के वहां से ये चीजें निकाली गई होंगी, कौन सी, ये सारी मूर्तियां मान लो ये। तो आपको क्या लगता है कि ये मिट्टी के अंदर से ही ऐसे निकला होगा मूर्ति, या मिट्टी के अंदर से ही ये सील्स ऐसे ही निकले होंगे जमीन के नीचे से? नहीं, इनके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको अच्छे से साफ करना पड़ता है। और ये मेटल, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं ना जिसपे आप हार्श केमिकल्स नहीं लगने चाहिए, जिसपे जंग नहीं लगनी चाहिए, कि जिसपे और डैमेज नहीं होना चाहिए, कि इसको प्रिजर्व करने के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जैसे हमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है ना, हमें नहाने की जरूरत होती है, हमें शैम्पू की जरूरत होती है, वैसे ही इन चीजों को भी ट्रीटमेंट देने की जरूरत होती है। कि क्यों? इनको कंजर्व करने, प्रिजर्व करने के लिए, संजोने के लिए। Those documents and artifacts are made available to researchers as and whenever necessary. अब किसी को भी रिसर्च करनी है, कि मैंने जैसे आपको कहा आपको रिसर्च करनी है 1858 से 1947 के बीच के पीरियड पे आपको रिसर्च करनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आर्टिफैक्ट्स चाहिए, तो वो आपके लिए अवेलेबल होंगे जब भी आपको जरूरत पड़े। आप लाइब्रेरी में जाइए, आप किसी म्यूजियम में जाइए, चाहे किसी आर्काइव में जाइए, आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई मेरे को कहाँ मिल सकते हैं, और आप वहां जाइए और आपको वो दिया जाएगा एज सोर्स, पढ़ो आप। फिर यहां से शुरू होता है हमारा 9.1, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। उनका अलग अलग स्टेप्स होते हैं ऑफ कलेक्टिंग द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। क्या क्या स्टेप्स होते हैं देखो, पहला तो कलेक्ट करो, फिर उसका रिकॉर्ड बनाओ, उसका इंडेक्स क्रिएट करो, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा हड़प्पन में, तो ये इसका भी रिकॉर्ड रखा गया था कि एक सील हमको मिली है। मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए दिखा देती हूँ। अरे हाँ, मान लो इंडेक्स बनाना, एक इंडेक्स बनाया जाता है कि जब एक्सकवेशन शुरू हुई, पहला हमको एक सील मिलता है, सील लिख दिया मान लो उन्होंने, फिर उस पे हमको देखने मिलता है एलिफेंट बना हुआ है, एलिफेंट। फिर दूसरा दूसरा हमको सील मिला, मान लो यहाँ पर हमको दिखता है यहाँ पे हिरन है, दूसरा हमको एक और सील मिला, यहाँ पे हर मिला है हिरन, एक पे टाइगर है। ऐसा है, उनको इंडेक्स बनाना पड़ता है कि क्या क्या एक्सकवेशन में मिला है। कि तो पहले तो ये होता है रिकॉर्ड क्रिएट करना, इंडेक्स बनाना, क्या मिला है उसका रिकॉर्ड रखना। फिर एग्जिबिट करना, एग्जीबिशन लगाना, मैन उसका। आफ्टर कंप्लीटिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट्स, जो भी ट्रीटमेंट की एक्सकावेशन करने के बाद और रिकॉर्ड बनाने के बाद जो भी ट्रीटमेंट की जरूरत थी वो भी देने के बाद उसको एग्जीबिशन पे रखना। क्या क्या एग्जीबिशन पे हो सकता है? मैन्यूस्क्रिप्ट, पुरानी किताबें भी एग्जीबिशन पे जा सकती हैं, पुराने बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और तो और आर्टिफैक्ट, एंटीक पीसेस वगैरह भी, चाहे कॉइन्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। इतिहास से जुड़ा कुछ भी प्राइमरी सोर्स में हो वो आपको एग्जीबिशन में देखने मिल सकता है। कपड़ा हो, ज्वेलरी हो, कॉइन्स हो। मुंबई में पूरा का पूरा आरबीआई का म्यूजियम है, करेंसी म्यूजियम है पूरा का पूरा, वो देख सकते हो। Requires very careful handling and management. It needs people with specific skills. Only trained persons who are duly qualified can take up these tasks. देखो, ये इस बात पे मैं थोड़ा एम्फेसिस करती हूँ, कुछ इस पे इंसिस्ट करती हूँ समझाने के लिए कि हर एक इंसान, चाहे कि मैं एक हिस्टोरिकल आइटम को, किसी इतिहास से जुड़ी किसी खास चीज को मैं प्रिजर्व करने जाऊं, मैं उसको संभाल लूं, चाहे मैं इतना क्वालिफाइड नहीं भी हूं, मैंने इतिहास के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, पर मैं करना चाहता हूं इसलिए मैं करूंगा, ये नहीं होता। वहां पर एक स्किल्स, एक ट्रेन्ड इंसान की जरूरत होती है। क्यों? आप देख लो, एज अ सर्जन, आप कभी भी, आपको किसी सर्जरी की जरूरत है तो आप एक सर्जन के पास जाते हो,
कोई भी उठ के नहीं कह सकता कि मेरा सर्जरी करने का मन है तो मैं सर्जरी करूंगा। आपको उसके लिए ट्रेनिंग, स्किल्स, क्वालिफिकेशन इनकी जरूरत पड़ती है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपके पास नॉलेज होना चाहिए सर्जरी करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह ऐतिहासिक चीजों को, प्राचीन चीजों को, प्राचीन आर्टिफैक्ट्स को, नोट्स को, रिकॉर्ड्स को संभालने के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जब कोई इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो पता है क्या होता है इसका? मैं आपको एक नया नया एग्जांपल दिखाती हूँ। अभी अभी ये आर्टिकल है, बीबीसी है, देखो, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, रिलायबल सोर्स है न्यूज का। क्या, कब की न्यूज है? 18 सितंबर 2025 की न्यूज है, एक डेढ़ महीने पुरानी न्यूज है। क्या आया कि इजिप्ट का 3000 साल पुराना एक गोल्ड का ब्रेसलेट चोरी हो गया था। उस चोर ने क्या किया, उसको बेचा एक ज्वेलर को, और फिर उस ज्वेलर ने एक गोल्ड स्मिथ को बेचा, और उस गोल्ड स्मिथ ने वो 3000 साल पुराना एंटिक ब्रेसलेट मेल्ट कर दिया, सीधा मेल्ट कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? हेरिटेज लॉस हुआ। हेरिटेज प्रिजर्व नहीं हुआ, हेरिटेज लॉस हुआ, खो गया। जिंदगी में कभी दोबारा वो 3000 साल पुराना ब्रेसलेट, जो कि एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, कैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ? अरे, गोल्ड का ब्रेसलेट हमको बताता है कि 3000 साल पहले लोग गोल्ड यूज करते थे। इजिप्ट इतना अमीर था कि वहां पे गोल्ड बनता था। इजिप्ट में लोगों के पास इतनी स्किल्स थी कि वो गोल्ड में से ज्वेलरी बना सकते थे। ये इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको। अब ऐसी जगह पे जहां पे आपको कभी गोल्ड का ब्रेसलेट नहीं मिला, आप क्या कहोगे? अरे, यहाँ पे इतनी अमीरी नहीं थी, यहाँ पे इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी कि आप यहाँ पे गोल्ड चलता हो के। यहाँ पे लोगों को गोल्ड मिला भी तो ज्वेलरी में नहीं मिला, मतलब यहाँ पे लोग इतने स्किल्ड नहीं थे कि ज्वेलरी बना सके। ये चीजें हमको इन चीजों से ही पता चलती हैं, इन आर्टिफैक्ट से पता चलती हैं। जो चीजें लिखी नहीं जाती ना, वो आर्टिफैक्ट से पढ़नी पड़ती हैं हमें। आर्टिफैक्ट भी पढ़ सकते हो आप, अगर पढ़ना आता हो, अगर स्किल्ड हो, क्वालिफाइड हो तो। आई नो मैं थोड़ा लेंथी कर रही हूँ कि, बट ये ऐसी चीजें हैं ना, जिंदगी भर आपको याद रहेंगी। जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा यही एम है कि आपको लाइफ टाइम ये चीजें याद रहें। ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, वर्बल सोर्सेस मैंने समझा दिया। अब करना क्या होता है इनको प्रिजर्व करने के लिए? पहले कलेक्ट करो कहानियां, फिर उनको कंपाइल करो, सॉन्ग्स को और टेल्स को। क्या? म्यूजिक और कहानियां। उनको कंपाइल करना मतलब एक ही बुक में कलेक्ट करना। जैसे कई बार होता है ना कि पोएम्स ऑफ दिस ऑथर, इस ऑथर की ये सारी कविताएं, जितनी भी पोएट्री उसने लिखी है, उसको हमने एक ही बुक में कंपाइल किया है, कि तो वही होता है कंपाइल करना, जोड़ना। फिर उनको क्लासिफाई करना, उनको एनालाइज करना, उनको इंटरप्रेट करना। वो सारा मटेरियल जो आपने कंपाइल किया, अभी अभी आपने सारी, आपने मान लो एक पर्टिकुलर ऑथर की 10 पोएम्स को कलेक्ट किया और उसको एक ही बुक में कंपाइल कर दिया। अब कंपाइल तो पोएम कर दी, पर उसको पहले क्लासिफाई करो, समझो। कि पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो पोएट है ना, ये देश प्रेम पे, पेट्रियोटिक थीम्स पे पोएट्री लिखता है, देश प्रेम की भावना पे पोएट्री लिखता है। कि उसको एनालाइज करो, वो क्या चाहता है कि देश आजाद हो, देश में क्या तरक्की हो, वो क्या चाहता है, उसको एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, उसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि पोएम्स को डिकोड करना पड़ता है, कहानियों को भी डिकोड करना पड़ता है, समझना पड़ता है उनके पीछे का इमोशन क्या है, उनके पीछे का एम क्या है, मकसद क्या है। कुछ जैसे, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल लोकमान्य तिलक जी ने महाराष्ट्र में शुरू किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या बोला था कि 4 से ज्यादा लोग पब्लिक में जमा नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से बोला कि भाई हमारा गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल है ना, वो हम सड़कों पे जमा कर होके बनाते हैं, सड़कों पे ढोल बजा के बनाते हैं, कि लोग सब स्ट्रीट्स पे आके जमा होते हैं उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। तो आप हमको परमिशन दीजिए। ये झांसा देकर अंग्रेजों को फेस्टिवल के नाम पे उन्होंने लोगों को जमा किया, उस वक्त जब यही अंग्रेज लोगों के जमा होने पर उन्हें अरेस्ट करते थे बिना ट्रायल के। तो ये क्या है, इंटरप्रिटेशन है कि गणेश चतुर्थी के पीछे जो जो स्टोरी है, जो कहानी है, जो उसका एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, समझना, फिर उसको पब्लिश करना, जो भी आपने समझा। अब आपने 10 पोएट्रीज जमा कर ली पोएट की, आपने उसको इंटरप्रेट भी कर लिया, उसके बारे में लिख लिया कि ये जो पोएट्री है ना, इसकी ये लाइन, इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है। ये सब आपने डिकोड कर लिया, सब इंटरप्रेट कर लिया, लिख लिया, और उसको अब आपने पब्लिश कर लिया। क्यों? ताकि बाकी लोग भी समझ सकें।
अब इसके लिए ना क्या जरूरी होता है ये काम करने के लिए, ओरल सोर्सेस को प्रिजर्व करने के लिए, ओरल सोर्सेस को, वर्बल सोर्सेस को, कहानियों को, संगीत को प्रिजर्व करने, कंजर्व करने, संजोने के लिए ये ट्रेनिंग होती है नेसेसरी। किन चीजों में, इसकी मैं आपको डिटेल समझा देती हूँ। सोशियोलॉजी वगैरह क्या है कि, अच्छा, ये होते हैं आर्काइव्स, जहाँ पे आपको देखोगे बॉक्सेस में, एनवेलप्स में, यहाँ पे बॉक्सेस और एनवेलप्स में स्टोर किए गए हैं। यहाँ पे आपको पुरानी किताबें दिखेंगी, ये होते हैं आर्काइव्स जहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। ये म्यूजियम में एग्जीबिशन पर नहीं लगाए गए हैं। तो क्या नेसेसरी ट्रेनिंग होती है, ये ऑलमोस्ट हर एक के लिए, ओरल हो चाहे आर्कियोलॉजिकल हो या फिर रिटन सोर्सेस हो, ऑलमोस्ट सबके लिए आपको इतना बेसिक नॉलेज, इतनी बेसिक नेसेसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, इन चीजों में, इन एरियाज में। क्या है, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। इससे हमें क्या समझने में मिलता है, मदद मिलती है कि इंसान जीते कैसे थे, उनके रिवाज कैसे थे, रीत रिवाज कैसे थे सोसाइटी में, उनके रिचुअल्स कैसे थे, कैसे जीते थे, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, वो आपको सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है। फिर सोशल साइकोलॉजी, लोग सोचते कैसे थे, क्या भावनाएं हुआ करती थी, कैसे बिहेव किया करते थे, ये सब समझना पड़ेगा आपको, ये समझने के लिए कि कहानियों के पीछे का मतलब क्या है कहानियों के पीछे का अर्थ, स्टोरीज के पीछे का मीनिंग। माइथोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज। माइथोलॉजी से हमें क्या समझ में, माइथोलॉजी क्या है, माइथोलॉजिकल कहानियां क्या है। इंडिया में सबसे फेमस माइथोलॉजिकल स्टोरीज रामायण और महाभारत, ये हमारी सबसे बड़ी माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। तो अगर आपको ये पता है तो आपको समझ में आएगा कि पिछले टाइम में, पास्ट में लोगों का बिलीफ, लोगों का भरोसा किस चीज पे हुआ करता था, उनकी कहानियां क्या हुआ करती थी। और लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है, लैंग्वेज की हिस्ट्री होती है और लैंग्वेज का समझना जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए टाइम टू टाइम लैंग्वेज में कैसे चेंजेस आए हैं। अब जैसे इंग्लिश में एक बहुत ही फेमस है, जहां तक मुझे याद है, यू को थाओ लिखा जाया करता था। आपने पुराने प्लेज वगैरह में, शेक्सपियर प्लेज वगैरह में अगर आप देखोगे ना कि इंग्लिश जो है वो आज की जो प्रेजेंट इंग्लिश है ना उससे काफी अलग है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज जो है इवॉल्व हुई है, बदल गई है कि। तो अगर आपको नॉलेज होगा कि 1800s में इंग्लिश कैसे होती थी और आज से कैसे वो अलग है, 2000 से 1800 की इंग्लिश कैसे अलग है, तो वो आपको प्ले जो है ना वो समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स वगैरह यूज करना आना चाहिए। डेटा कैसे कलेक्ट होती है, स्टोर होती है, प्रिजर्व होती है, लाइब्रेरी में भी और कंप्यूटर में भी, दोनों आने चाहिए। हिस्टोरिकल रिसर्च का तरीका पता होना चाहिए, कैसे करना है, पता होना चाहिए कि सोर्सेस को कौन से ऑथेंटिक हैं, कैसे पहचाना जाए और उनको स्टडी कैसे किया जाए, उन पर रिसर्च कैसे की जाए। फिर होता है रिसर्च रिपोर्ट लिखना आना चाहिए, आर्टिकल्स लिखने आने चाहिए। क्यों, आपने समझ तो लिया कि प्ले का मतलब क्या है, ये आपने लैंग्वेज भी समझ ली, पूरे प्ले में चल क्या रहा है ये भी समझ लिया, पर आपको लिखना नहीं आता। आपको जो समझ में आया वो आपको लिखना नहीं आता क्लियरली, लिखना नहीं आता कि आपको ये समझ में आया, तो आपका हिस्ट्री समझने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप दूसरों को नहीं समझा पाओगे। इसीलिए आपको रिसर्च रिपोर्ट लिखना, आर्टिकल लिखने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, टू राइट डाउन हमें क्या मिला, क्या हमारी फाइंडिंग्स हैं। तो ये बेसिक ट्रेनिंग है कि ये आपको होनी चाहिए। अगर पर्टिकुलरली आपको कोई एक वर्बल सोर्स, कोई कहानी आपको मिलती है, तो आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको पुराने पास्ट में समाज कैसे चलता था, इंसान का साइकोलॉजी कैसा है, कि इंसान का विश्वास कैसा हुआ करता था, फिर उसके बाद आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। ये सब होगी तो आप एक ओरल वर्बल सोर्स जो है वो संभाल के यूज कर पाओगे। फिर आता है आपका रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, लिखे हुए सोर्सेस। उसमें कुछ भी हो सकता है, कॉइन्स भी हो सकते हैं, कॉपर। अच्छा, कॉइन तो मैंने अभी अभी बोला कि ये तो आर्कियोलॉजिकल है, तो रिटन कैसे हो गया कि कॉइन्स पे भी लिखा होता है ना कुछ तो। आप अपना नोट, आपके जो नोट्स हैं आपके पास हमारे आज के, और जो हमारे कॉइन्स हैं उस पर ही देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा। उसके पीछे आपको हम्पी और चंद्रयान, मंगलयान, इन सब के ड्राइंग्स मिलेंगे, बहुत सारी जगहें, रानी की वाव, इन सब जगहों की मिलेगी। वैसे ही कॉइन्स पे भी पहले कुछ ना कुछ लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था मोस्टली पता है, मोस्टली कॉइन्स पे ना पहले के टाइम पे, अच्छा ये क्या, एक मिनट, मोस्टली पहले के टाइम पे क्या होता था, कॉइन्स बनाते थे ना,
तो एक जगह पे हो क्या करते थे, राजा ना अपनी तस्वीर एंग्रेव कराते थे, फिर अपना नाम एंग्रेव करवाते थे, फिर उन्होंने कौन से साल में इशू की है ये भी एंग्रेव कराते थे। आज भी अगर आप देखोगे आरबीआई के गवर्नर की साइन आपको दिखेगी, आपको महात्मा गांधी जी का फोटो दिखेगा उस आरबीआई गवर्नर का साइन, तो इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये गवर्नर तो इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में थे, तो मतलब ये नोट जो है ना इस साल में प्रिंट हुआ होगा, ये आपको नोट से पता चल सकता है कि। वैसे ही कॉइन भी हमारा रिटन सोर्स भी है, आर्कियोलॉजिकल भी है। रिटन क्योंकि उस पे भी कुछ ना कुछ गाड़ा गया है, कुछ कुछ ना कुछ एंग्रेव किया गया है, इसीलिए वो एक रिटन भी है। आर्कियोलॉजिकल या एक आर्टिफैक्ट क्यों हो जाता है, अगेन जैसे मैंने कहा कि कॉइन्स भी अलग अलग मेटल से बनते थे, तो अगर मान लो कि हमें कहीं पे गोल्ड का कॉइन मिलता है तो हमें पता चलता है कि भाई ये जगह जो है ना उसकी इकोनॉमी, उसकी जो इकोनॉमी है, उसके जो लोगों की अमीरी है वो इतनी थी कि लोग सोने के सिक्के यूज करते थे। अगर नहीं मिलता, आयरन का मिलता है, सिल्वर का मिलता है, कि ब्रॉन्ज के सिक्के मिलते हैं, तो हम कहेंगे कि या तो इनको गोल्ड यूज करना नहीं आता था या इनके पास गोल्ड था ही नहीं। तो कॉइन जो है वो रिटर्न भी है और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी है। कॉपर प्लेट्स भी कुछ ना कुछ तरीके से ऐसी ही होती है। कॉपर प्लेट्स जिसपे इंस्क्रिप्शन की जाती है, राजा अपने फरमान कई बार स्टोन पर गरा के लिखा के उसको चौराहे पे प्लेस करते थे, तो वो इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लेटर्स लिखे गए, डायरीज लिखी गई, ऐतिहासिक किताबें लिखी गई, फिर पुरानी किताबें मिल जाती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट मिल जाती हैं, जैसे पुरानी किसी की बाबरनामा वगैरह हो गई, वो मैन्यूस्क्रिप्ट हो गई। तस्वीरें खींचते हैं, आज जो आप तस्वीरें खींचते हो 100 साल के बाद वो एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स होगा, एक हिस्टोरिकल सोर्स होगा। आपकी तस्वीर बताएगी कि आप यहाँ पे गए थे। आज के एआई के टाइम पे तो नहीं भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। Completing necessary mechanical and chemical process of cleaning for preservation and conservation of collected documents। अच्छा, पहला कलेक्ट करना, जैसा इसमें स्टेप था, पहला कलेक्ट करो, कंपाइल करो। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि उनको ट्रीटमेंट दो, जो भी उनका मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है उनको साफ करने का, उनको प्रिजर्व करने का, संजोने का, वो प्रोसेस कर दिया जाए। उसके बाद उसकी ना एक वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यू होती है कि अगर वो सोर्स ओरिजिनल मिला है हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बहुत ही हाई वैल्यू होती है कि अगर एवरेज है कि भाई न्यूज़पेपर हो गई, मान लो न्यूज़पेपर की वैल्यू कंपेयर टू बहुत कम होती है, लेकिन अगर आपको मान लो किसी बड़े लीडर की पर्सनल डायरी मिल जाए, जैसे मान लो हिटलर की डायरी मिल गई, तो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी कंपेयर टू वो न्यूज़पेपर्स जो हिटलर के बारे में लिखती थी। तो ये होता है, डॉक्यूमेंट दोनों है, पेपर है, दोनों के दोनों रिटर्न है, दोनों के दोनों पेपर है, दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स है, पर उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है। एक है जो खुद हिटलर ने अपनी डायरी लिखी है, एक है न्यूज़पेपर्स जो बहुत पब्लिश होती थी। फिर कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स को एग्जीबिशन पे लगाना, फिर जो है उस पे स्टडी करके रिसर्च रिपोर्ट लिखना। मैंने कहा था यही नेसेसरी ट्रेनिंग है, यही स्टेप्स हैं। अच्छा, एक नई ट्रेनिंग इसमें क्या आनी आती है, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का फर्क आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का फर्क पता है क्या है, ये कोई ना कोई एंशियंट भाषा में लिखी एक इंस्क्रिप्शन है कि। अब मैं आपको बताती हूँ लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का फर्क आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्यों, मान लो आप मैसेज करते हो ना एक दूसरे को, एज अ फ्रेंड्स वगैरह को, फैमिली को आप मैसेज करते हो, तो मान लो कभी आप, आई थिंक मैंने ये पहले भी समझाया है किसी वीडियो में, पर चलो मैं रिपीट करती हूँ। मान लो आपको पूछना है कि कहाँ पे हो, आपको किसी से पूछना है कि कहाँ पे हो, तो कहाँ पे हो पूछने के लिए आपको, आपके पास दो चॉइस है, कहाँ पे हो। तो यहाँ पर आपकी लैंग्वेज जो है वो भी हिंदी है, हिंदी में बात कर रहे हो कहाँ पे हो। और आपकी जो स्क्रिप्ट है ना वो भी देवनागिरी है, इसको हम देवनागिरी स्क्रिप्ट कहते हैं, हिंदी स्क्रिप्ट नहीं कहते, देवनागिरी कहते हैं कि। और दूसरा आपके पास क्या चॉइस है, आपका इंग्लिश कीबोर्ड है, क्या लिखा, कहाँ पे हो। तो इसमें क्या है, लैंग्वेज तो हिंदी है पर स्क्रिप्ट जो है वो इंग्लिश है। यही फर्क होता है लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि लैंग्वेज का नॉलेज तो ठीक है, लैंग्वेज का नॉलेज आपको ओरल्स
सोर्सेस के लिए भी चाहिए, रिटर्न के लिए भी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन रिटर्न के लिए आपको स्क्रिप्ट का नॉलेज भी होना चाहिए। क्यों? आपको मैं एक बढ़िया एग्जांपल दिखाती हूँ। मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे ये समझाया था। ये जो आपके यहाँ पे दिख रहे हो ना, ये है ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ब्रह्मी स्क्रिप्ट है ये स्क्रिप्ट, कंपेयर टू देवनागिरी। ये अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये सब आपके क, ख, ग, ग, ये सब आपके जो है देवनागरी में लिखे गए हैं, जो नीचे हैं। जो ऊपर आपको ये दिख रहा है ना, ये 3 डॉट्स वाला, ये सब है ना, यही सेम देवनागरी वाले आपके अल्फाबेट्स ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। इससे आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही होंगे, पर स्क्रिप्ट अलग होगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि ये भी कहाँ है और ये भी कहाँ है, पर यहाँ पर देवनागरी स्क्रिप्ट है, यहाँ पे इंग्लिश स्क्रिप्ट है, कि वर्ड सेम है, कहाँ और कहाँ ही है दोनों। तो यहाँ पे आपको एंशियंट स्क्रिप्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि ये यहाँ पे ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, एक एंशियंट स्क्रिप्ट है। अशोका के टाइम पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस थे जो ब्रह्मी में थे, खरोष्ठी में थे, एक मोदी स्क्रिप्ट है, पर्शियन है, और उसके अलावा भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स होते हैं। देवनागरी वगैरह तो आज का बेसिक है। कि फिर बेसिक नॉलेज सोशल ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशंस का, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन, मैरिज कैसे होती थी, शादियां कैसे होती थी, प्रथाएं हैं, विधवाओं के साथ कैसे ट्रीट होता था, छोटे कास्ट के बड़े कास्ट के लोगों में डिफरेंस कैसा हुआ करता था। सोसाइटी का बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है, उनके बैठने उठने का तरीका है, ये मालूम होना चाहिए। उनका लिटरेचर, उनकी परंपराएं, उनकी डायनेस्टीज। भाई अगर मैं आपको कहूं कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में हमको कोई पत्थर पे कोई ब्रह्मी स्क्रिप्ट में हमें मिला है, तो समझने की बात है कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है अशोकन टाइम्स में सबसे ज्यादा चलती थी। तो इसका नॉलेज होना चाहिए कि ये डायनेस्टी, अशोकन डायनेस्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2500 साल पहले थी। तो ये जो स्टोन मिला है वो 2500 साल पुराना है, क्योंकि वो डायनेस्टी उस वक्त थी। तो उसका नॉलेज हो। एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम कैसा हुआ करता था। आज हमारा रिपब्लिक है इंडिया, डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे लीडर सिलेक्ट करते हैं हर 5 साल में। लेकिन पास्ट में जो थी मोनार्की थी, राजा का बेटा ही राजा बनता था, मोनार्की थी वो। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है 2500 साल में बदला है, कि मोनार्की से हम रिपब्लिक डेमोक्रेसी पे आए हैं। फिर वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचरल आर्ट, हिस्ट्री ऑफ देयर डेवलपमेंट। अब आपको आर्ट और उसके अलग अलग तरीके जो हैं, स्टाइल्स जो हैं, ये भी पता होने चाहिए। ये मैंने चैप्टर 4 में आई थिंक आपको बताया था। देखते हैं चैप्टर 4 में। हाँ, ये देखो, ये मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद नीचे चित्रकाठी का स्टाइल आपको दिया गया है यहाँ पे। उसके नीचे आपको अगेन चित्रकाठी ही है ये भी। फिर मिनिएचर्स हैं के। तो आपको अलग अलग स्टाइल जो है पेंटिंग के, अलग अलग स्टाइल जो है मूर्तियां बनाने के, और वो कैसे डेवलप हुए, इसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ पेपर, इंक और कलर्स, इनका भी नॉलेज होना चाहिए। क्यों पता है? कलर से क्या फर्क पड़ता है पता है? क्योंकि अगर आप देखोगे, सबसे पुराने जो हैं, मान लो ये भीमबेटका के, ये इसके कलर्स देखो लिमिटेड है, व्हाइट है, रेड है सबसे ज्यादा। तो इससे क्या समझ में आया? इनके पास यही हुआ करते थे, और कहाँ से सोर्स किए होंगे ये समझ सकते हैं। लेकिन फिर ये पेंटिंग्स हो गई चित्रकाठी, उसमें बहुत सारे कलर्स है, बहुत स्टाइल्स हैं इनके। तो मतलब इनके पास ज्यादा कलर्स का एक्सेस था, ये समझ में आता है। टाइप्स ऑफ पेपर और इंक होता है। आज जो आपके पास पेपर है, बहुत ही पतला सा पेपर है उसमें, और जो पहले मिलता था पेपर 5000 साल 2000 साल पहले जैसा पेपर होता था ना, उसमें बहुत फर्क है। तो टाइप्स ऑफ पेपर का आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन्स एंड मेटल्स यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस। कौन से पत्थर और कौन से मेटल पे आप कुछ इंस्क्राइब कर सकते हो, कुछ खोद के आप लिख सकते हो। हर एक पत्थर, हर एक मेटल पे आप लिख नहीं सकते हो के। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल और कौन सा पत्थर जो है, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि आप उस पर लिख सकते हो। फिर नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट एंड केमिकल यूज्ड इन वेरियस प्रोसेस। आपको ये, अगर आपको ट्रीटमेंट करना है, आपको किसी किसी भी सोर्स ऑफ हिस्ट्री को प्रिजर्व करना है, और उसको कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उसको ट्रीटमेंट देना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से केमिकल्स और कौन से हथियार, इक्विपमेंट
की जरूरत हमको पड़ेगी उसका नॉलेज भी होना चाहिए। फिर आता है नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशन इन म्यूजियम गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कई तरीके के कई तरीकों से हम म्यूजियम को अरेंज करते हैं। अब मैं एक आइडिया बताती हूँ आपको कि मान लो एक पूरा म्यूजियम, अगर मैं आपको एक बना के दिखाऊं कि मान लो ये एक पूरा म्यूजियम है, आपको बहुत सारी एक आपका एक पर्टिकुलर थीम है कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर मराठा डायनेस्टी, और उसमें मुझे पर्टिकुलरली मराठा डायनेस्टी के बारे में, शिवाजी महाराज के लाइफ के टाइम पीरियड के टाइम पे जो भी चीजें आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, मुझे उसका पूरा म्यूजियम डेडिकेट करना है। तो आप उसको कैसे कर सकते हो? मान लो आपके अलग अलग रूम्स हैं म्यूजियम में, अलग अलग गैलरीज कहते हैं इनको। तो आप क्या करोगे, एक डेडिकेट करोगे सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो भी किताबें हमें मिली हैं मराठा टाइम पे, पर्टिकुलरली शिवाजी महाराज के टाइम पे, वो हम पर्टिकुलर एक रूम में सिर्फ मैन्यूस्क्रिप्ट रखेंगे। दूसरे में हम सिर्फ क्लोथ और ज्वेलरी रखेंगे। आज पता नहीं है क्यों एरर इतना ज्यादा हो रहा है कि क्लोथ्स और ज्वेलरी को आपने एक रूम डेडिकेट किया, एक किताबों को डेडिकेट किया, एक आपने हथियारों को डेडिकेट कर लिया मान लो। तो इसके लिए ना आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। क्या? म्यूजियम मैनेजमेंट। इसको क्या कहते हैं? म्यूजियम मैनेजमेंट या म्यूजियोलॉजी। इसके पूरा कोर्स होता है बाकायदा, पूरा का पूरा म्यूजियोलॉजी का कोर्स होता है कि जिससे आप समझते हो कि एक म्यूजियम को कैसे मैनेज करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे चलाएं, क्या एग्जीबिशन पे जाएगा, क्या नहीं जाएगा। सो राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, अगेन सेम चीज हो गई। रिसर्च आर्टिकल्स लिखना आना चाहिए जो समझ में आया। मटेरियल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसको मैंने कहा, अगेन सेम प्रोसेस है। कलेक्ट करो, क्लासिफाई करो उनको, उनकी हिस्टोरिकल डेट समझने की कोशिश करो और उनका इंडेक्स बनाओ। इंडेक्स बनाओ, मैंने आपको पहले समझाया कैसे बनाओ। हिस्टोरिकल डेट के लिए मैंने आपको बताया ना कि मान लो अगर उस चीज पे हमें देखने मिलता है कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो हमें समझ में आएगा कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट इतने साल पहले थी, इस साम्राज्य के टाइम पे थी, तो ये इतनी साल पुरानी होगी, तो उसकी हिस्टोरिकल डेट क्या होगी? करीबन 300 बिफोर क्राइस्ट एरा होगी। उसको हिस्टोरिकल डेट देना। कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल क्लीनिंग प्रोसेस करना, अगेन प्रोसेस का पूरा ट्रीटमेंट देना उसको। फिर सिलेक्ट करना कि क्या एग्जीबिशन पे जाएगा, क्या नहीं जाएगा, या फिर उनका एक रेप्लिका क्रिएट करना। इसका मैंने आपको एक आई थिंक कुछ टाइम पहले, हाँ, चैप्टर 7 के टाइम में बताया था कि जैसे देखो यहाँ पे हम लोग मॉडल्स, क्ले मॉडल बनाते हैं, मिट्टी का किला बनाते हैं दिवाली के टाइम पे। किस चीज का किला? मिट्टी का किला, दिवाली के टाइम पे। तो ये एक क्या है? रेप्लिका है, पूरा का पूरा किला नहीं है, उस किले का रेप्लिका है। वैसे ही कई बार हिस्टोरिकल जो चीजें होती हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना, कई बार ओरिजिनल चीज को एग्जीबिशन पे नहीं रखा जाता, कई बार उसका एक रेप्लिका रखा जाता है। कि जैसे आपको कई बार ना ताजमहल का या आईफिल टावर का एक मिनिएचर आप मार्केट में खरीद सकते हो, वो रेप्लिका होता है। कि तो वो आना चाहिए बनाना। फिर राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल्स, जो भी आपने कलेक्ट किया उसको इंटरप्रेट किया, उसको समझने की कोशिश की, जो आपने समझा वो आपने लिखा और लिख के उसको छापा, पब्लिश किया। फिर अच्छा ये भी है कि आर्टिफैक्ट्स के अलावा, मतलब मैन मेड चीजें जो होती हैं, स्टैचू हो गया, पॉट हो गया, टॉय हो गया, क्लोथ हो गया, ज्वेलरी हो गई, ये सब इंसान की बनाई है, मैन मेड है। लेकिन मैन मेड के अलावा कुछ नेचुरल चीजें भी होती हैं जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहलाते हैं, जैसे कि फॉसिल्स। अब आपको पता होगा फॉसिल्स, हमको डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं और मैमथ के फॉसिल्स मिलते हैं। ऐसे जानवर, ऐसे पक्षी, डोडो एक बर्ड है, के ऐसे जानवर और ऐसे पक्षी जो विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन उनकी हड्डियां, उनके अवशेष, उनके फॉसिल्स हमें मिलते हैं और वो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आते हैं। इवन प्लांट्स के, कई बार हड़प्पा और मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगिरी, जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है ना, वहां पे हमको राइस के, बार्ली के, इन सब प्लांट्स के ना, अनाज के अवशेष मिलते हैं। तो वो भी हमारे जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, बताते हैं कि उस वक्त लोग क्या खाया करते थे। फिर उसमें भी ये डिसाइड करना कि कौन सा फॉसिल एग्जीबिशन पे जाएगा, कौन सा रेप्लिका बनेगा। नेसेसरी ट्रेनिंग में क्या आता है कि नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थ्योरी। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कैसे करते हैं ये इसका नॉलेज होना चाहिए।
दुनिया में जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गई, मेसोपोटामिया हो गया, ये सब एंशियंट सिविलाइजेशन है, इवन चाइना भी। तो इसका नॉलेज होना चाहिए, हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। फिर नॉलेज ऑफ रीजनल सोर्सेस, सोर्स ऑफ मटेरियल जैसे स्टोन, मिनरल, मेटल एंड क्ले यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब समुद्रगुप्ता जी का पीरियड जो आता है, समुद्रगुप्ता इंडिया के बहुत बड़े किंग थे गुप्ता एम्पायर के, उनके टाइम पे भर भर के सोने के सिक्के छपे थे, गोल्ड कॉइन्स बहुत चले थे। लेकिन उन्हीं के एक दो किंग्स के बाद एक गुप्ता किंग थे, उनके टाइम पे ना सिल्वर कॉइन्स बहुत चले थे। तो उससे हमें क्या पता चलता है, इकोनॉमी कैसे गिरी। और दूसरा क्या पता चलता है कि इस पीरियड में सोना बहुत चल रहा था, इस पीरियड में चांदी बहुत चल रही थी, मतलब इंडिया में दोनों मिल जाते हैं कि। फिर उसके बाद ये पता होना कि कौन से मिनरल्स हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। जैसे इंडिया में कहीं पे भी तेल नहीं निकलता, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जैसे झारखंड, वहां पे कोयला निकलता है, हमें पता है कहाँ पे क्या मिलता है। इंडिया में डायमंड्स हमको मलाबार जैसे साउथ रीजन्स में मिल जाएंगे, लेकिन झारखंड में आपको कोयला मिल जाएगा। कौन सा मेटल कहाँ पे इंडिया में अंडरग्राउंड पड़ा है, कहाँ पे उसकी खदान है, कहाँ पे माइन है, ये पता होनी चाहिए। कौन सी मिट्टी कहाँ पे चलती है, जैसे राजस्थान में आपको रेत से मिली हुई मिट्टी आपको बहुत मिलेगी, लेकिन वहीं आप अगर पंजाब साइड जाओगे ना, तो वहां पे मिट्टी ज्यादा फर्टाइल मिलेगी, ज्यादा अच्छी उपजाऊ मिलेगी। तो मिट्टी का फर्क पड़ता है, मिनरल्स और मेटल्स से फर्क पड़ता है, पत्थर कौन से कहाँ मिलते हैं ये पता होना चाहिए, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि। सो नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट एंड केमिकल, अगेन सेम, कि जो भी केमिकल प्रोसेस, क्लीनिंग प्रोसेस है, उसमें जो भी केमिकल्स लगते हैं उसका नॉलेज हो, इक्विपमेंट का नॉलेज हो। अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट एंड उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ ये पता होना चाहिए। नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ मेकिंग रेप्लिका, रेप्लिका मॉडल किसी आर्टिफैक्ट का, किसी फॉसिल का रेप्लिका बनाना है, कोई मिनिएचर बनाना है उस चीज का, तो उसका नॉलेज भी होना चाहिए, वो बनाना भी आना चाहिए कि। फिर अगेन मैनेजिंग एग्जीबिशंस, अप्रोच होती है अलग अलग, मैंने आपको म्यूजियम के बारे में समझा दिया। फिर रिसर्च लिखना, रिपोर्ट्स लिखना, अपनी आर्टिकल्स पब्लिश करना, यही होता है पूरा का पूरा कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, या फिर जिसको हम कहेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का स्रोत। कहाँ से हमें इतिहास पढ़ना है, कहाँ से समझ सकते हैं, उसका सोर्स होता है कि। तो अभी हमारे ऑलमोस्ट 47 मिनट्स हो चुके हैं। मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा कि मैं आपको म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज और आर्काइव्स जो है अलग पार्ट 2 में, और इंसाइक्लोपीडिया पर्टिकुलरली बहुत बड़ा है तो वो पार्ट 3 में आपको पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए यहीं पे चैप्टर को खत्म करते हैं। देखते हैं बाकी नोट्स में से कुछ ऐसा बचा, ये मैन्यूस्क्रिप्ट हो गए, इसका आपको पेपर क्वालिटी समझ में आएगा कि इसका पेपर क्वालिटी आपके टेक्स्ट बुक के पेपर क्वालिटी से तो बहुत अलग है, ये आपको देख के समझ में आएगा। फिर ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको कोई चीज एक्सकवेशन करने जाते हो, आपने खोदने के लिए आपको हथियार लगेंगे, नोट्स बनाने के लिए आपको पैड लगेगी, राइटिंग पैड लगेगी, मेजरमेंट के लिए स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, उसके बाद उन चीजों को साफ करने के लिए ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे यहाँ पर मेजरिंग टेप्स हैं, स्केल्स हैं। इन सब चीजों को हम क्या कहेंगे, इक्विपमेंट्स कहेंगे, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के लिए और क्लीनिंग के लिए। इसके अलावा भी काफी केमिकल्स जो है ना यूज होते हैं चीजों को क्लीन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए टाइम टू टाइम। तो वो आपको तब पता चलेगा जब आप पर्टिकुलरली आर्कियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे ना फ्यूचर में, या आप एंथ्रोपोलॉजी, इवन एंथ्रोपोलॉजी को भी अगर आप चूज करते हो अपने कॉलेज के लिए, आगे फर्दर स्टडीज के लिए, तो आपको ये और भी डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, धरोहर को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, संजोना, ये कैसे काम करता है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप और इन डिटेल कॉलेज में जाओगे, समझोगे इन चीजों को। तो ठीक है, यहीं तक था, खत्म करते हैं इसको। ये चैप्टर का पार्ट 1 था। और अच्छा, लिंक अगेन QR कोड है कि दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स वहीं पे मिलेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।